दोस्तों, एक महिला अपनी बेटी को फोन करती है जो कि कानपुर के एक किराए के घर में रहा करती थी, लेकिन उसकी बेटी का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब इस तरह से 4 दिन का वक्त गुजर जाता है। महिला की अपनी बेटी से कोई बात नहीं होती है। अब जो महिला थी वो परेशान हो जाती है। शनिवार की शाम को महिला कानपुर पहुंचती है अपनी बेटी के कमरे में, लेकिन जैसे वहां पहुंचती है देखती है कि कमरे का दरवाजा लॉक है। अब जो महिला होती है मकान मालिक को फोन करती है। उसी वक्त मकान मालिक वहां पर पहुंचता है और उस कमरे का दरवाजा खोलता है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है अंदर से बहुत तेज दुर्गंध आने लगती है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे ही लोग अंदर जाते हैं देखते हैं कि फर्श पर एक 12 साल के बच्चे का शव पड़ा हुआ है। वहीं पर बेड पर एक 25 साल की लड़की का शव पड़ा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा सड़ गल गया है। और वो शव एक 25 साल की किन्नर का होता है जिसका नाम होता है काजल। दोस्तों, आखिर उस किन्नर की क्या है कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर के योगेंद्र बिहार की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के धर्मंगपुर गांव में एक परिवार रहता है जिस परिवार के मुखिया है ब्रिजेश दुबे। ब्रिजेश दुबे के परिवार में उनकी पत्नी गुड़िया, बड़ी बेटी काजल जिसकी उम्र होती है 25 साल, छोटी बेटी जिसका नाम होता है चांदनी और एक गोद लिया बेटा होता है जिसका नाम होता है देवा और उसकी उम्र महज 12 साल की होती है। ये पूरे परिवार वहाँ पर खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वहीं पर जो परिवार का मुखिया होता है ब्रिजेश दुबे, वो मुंबई में रहकर काम कर रहा होता है और वहीं से वो अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण कर रहे थे। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही खुशहाल परिवार, अच्छी तरीके से सभी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ब्रिजेश दुबे की जो बड़ी बेटी होती है काजल, शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे काजल बड़ी होती है उसके घर वालों को पता चलता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है बल्कि ये किन्नर है। जब काजल बड़ी होती है उसमें जब समझने की क्षमता आती है और जब उसे पता चलता है कि वो एक सामान्य लड़की नहीं है बल्कि वो एक किन्नर है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और जिस तरह से किन्नरों की ज़िंदगी होती है वो अपने आप को उसी में ढाल लेती है। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता है। जब वो बड़ी हो जाती है, उसकी उम्र लगभग 20 से प्लस हो जाती है, तब जाकर जो काजल होती है वो एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। जो ऑर्केस्ट्रा कंपनी शादी में, पार्टी में डांस किया करती थी, उसी कंपनी को ज्वाइन कर लेती है और वही काम वो शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे इसी तरह से काजल की जिंदगी आगे की ओर बढ़ने लगती है। काजल का जो काम होता है वो लोगों को पसंद आने लगता है। जिस ऑर्केस्ट्रा कंपनी को वो ज्वाइन की हुई थी वहाँ पर काजल की डिमांड कुछ ज़्यादा ही होने लगती है। अब इस तरह से काजल भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। अच्छा खासा वो पैसा भी कमाने लगती है। लेकिन काजल का घर जिस इलाके में था, जिस इलाके में वो रहती थी, वहाँ से उसको काम करने में बहुत दिक्कतें होती थी। वहीं काजल की एक सहेली होती है जिसका नाम होता है देविका। देविका कानपुर में एक किराए के मकान में रहती थी और वहीं से अपना काम किया करती थी। अब देविका ही कहती है काजल से कि देख, अगर तुझे काम करने में दिक्कत होती है तो तू कानपुर में आकर क्यों नहीं रहती है। मैं किराए के मकान में रहती हूँ, वहाँ पर एक कमरा और खाली है, तू चाहे तो वहाँ पर रह सकती है, वहाँ से काम करने में तुझे सुविधा होगा। अब जो काजल होती है जब इतना सुनती है तो उसको भी ऐसा लगता है कि कानपुर में रहूंगी तो वाकई में मुझे बहुत सुविधा होगा। वो एक दिन जाती है उस मकान को देखने के लिए। मकान देखती है, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं होती है, उसको अच्छा लगता है। अब वो मकान मालिक से बात करती है और डन कर लेती है, वो कमरा किराए पर ले लेती है। उसके बाद काजल अपने घर आती है, अपने परिवार वालों से बात करती है और जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो सामान लेकर वो चली जाती है कानपुर। दरअसल कानपुर के जिस इलाके में काजल किराए का मकान लेती है वो इलाका होता है योगेंद्र बिहार और जिनका घर किराए पर लेती है उनका नाम होता है अभिमन्यु सिंह।
वो रिटायर फौजी होते हैं। अब वहीं पर रहकर वो अपना कामकाज शुरू कर देती है, अपनी जिंदगी में वो बिजी हो जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद अब काजल को ऐसा लगता है कि जो उसका छोटा भाई है देवा, जिसकी उम्र महज अभी 12 साल की है, उसको कानपुर में ही लाकर यहीं पर एडमिशन करवा देना चाहिए, क्योंकि कानपुर में अच्छे अच्छे स्कूल है। अगर अच्छे स्कूल से वो पढ़ेगा तो उसका फ्यूचर आगे चलकर अच्छा होगा। इसी वजह से जो काजल होती है अपने घर जाती है और अपने छोटे भाई देवा को लेकर कानपुर चली आती है और एक अच्छे स्कूल में क्लास 6 में उसका एडमिशन करा देती है और अपने पास ही अपने भाई को वो रखने लगती है। इस तरह से काजल की जिंदगी काफी अच्छी खासी गुजर रही होती है। उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं काजल से। काजल की माँ, काजल की छोटी बहन अपने घर में थी। उसके जो पापा थे वो मुंबई में काम कर रहे थे। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बात है अगस्त 2025 की। अगस्त के महीने में ही 4 दिन पहले जो काजल की माँ होती है काजल को फोन करती है, लेकिन काजल का फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। काजल की माँ की बात नहीं हो पाती है, लेकिन उसके बाद फिर से काजल की माँ फोन करती है, लेकिन काजल का फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब इस तरह से 4 दिन का वक्त गुजर जाता है। परिजन परेशान हो जाते हैं। अब बीते शनिवार की बात है। शनिवार को लगभग शाम के वक्त काजल की माँ, काजल की छोटी बहन चांदनी और जो काजल के पापा होते हैं वो लोग कानपुर पहुँचते हैं काजल के किराए के कमरे में। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं देखते हैं कि कमरा जो है वो बंद है। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। बहुत वो लोग वहाँ पर शोर भी मचाते हैं, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता है और अंदर से कुछ अजीब तरह की दुर्गंध भी आ रही होती है। काजल की माँ काफ़ी परेशान हो जाती है। काजल की माँ के पास किराए का जो मकान होता है उस मालिक का नंबर होता है। अब काजल की माँ मकान मालिक को फ़ोन लगाती है और वहाँ पर बुलाती है। थोड़ी ही देर के बाद मकान मालिक वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके पास उस कमरे का दूसरा चाबी होता है। वो दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अंदर से बहुत तेज़ दुर्गंध आने लगता है। सभी हैरान हो जाते हैं। अब जैसे ही काजल के परिवार वाले कमरे के अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर फर्श पर उनके 12 साल के बेटा का शव पड़ा होता है। अब लाश को देखकर वहीं पर सभी चीख पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं। वो लोग एकदम से वहाँ पर नर्वस हो जाते हैं। रो रो कर सभी का बुरा हाल हो जाता है। जब सभी देखते हैं कि मामला वहाँ पर गंभीर है, उसी वक्त नजदीकी पुलिस को सूचना दे दी जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचती है। जब पुलिस कमरे के अंदर जाती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब 12 साल के लड़के का पुलिस शव देखते हैं पुलिस एकदम से हैरान रह जाते हैं। वहीं पर काजल की माँ रोते हुए पुलिस से कहती है कि सर मेरी एक 25 साल की बेटी भी है जो कि किन्नर है, वो भी लापता है, पता नहीं वो कहाँ है। उसके बाद पुलिस उस कमरे की छानबीन शुरू कर देती है। उस कमरे में जो बेड होता है, बेड के अंदर से सड़ा गला काजल का लाश बरामद होता है। काजल की डेड बॉडी देखने के बाद उसके पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे परिवार को कमरे से बाहर निकाला जाता है। पुलिस उस कमरे को सील कर देती है। उसके बाद पुलिस उस कमरे की छानबीन करती है। छानबीन करने के दौरान उस कमरे का जितना भी सामान था सभी अस्त व्यस्त था। वहाँ पर कुछ शराब के बोतल थे और कुछ नमकीन की पैकेट भी पड़ी हुई थी जो कि खाली थी। उसके बाद काजल की माँ कहती है कि सर मेरी बेटी के पास एक आईफोन भी था, वो भी गायब है। पुलिस पूरे कमरे की अच्छे से छानबीन करती है। उसी दौरान पुलिस वहां पर फोरेंसिक टीम भी बुला लेती है। फोरेंसिक टीम जब जांच करती है डेड बॉडी की तो पता चलता है कि उन दोनों की हत्या गला दबाकर की गई है। उसके बाद पुलिस काजल और उसके भाई देवा की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जो उसके परिवार वाले होते हैं काजल के, उन सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस की टीम काजल के परिवार से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ये पूछती है कि क्या आप लोगों को किसी पर शक है, किसी की दुश्मनी थी क्या आपकी बेटी से,
तब जाकर काजल की माँ कहती है कि ऐसा तो नहीं था कि मेरी बेटी का किसी से दुश्मनी हो। मेरी बेटी अच्छा खासा काम करती थी, ऑर्केस्ट्रा कंपनी ज्वाइन की हुई थी, शादी में पार्टी में वो जाती थी डांस करने के लिए, ऐसा किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। लेकिन मेरी बेटी का 2 लड़के से अच्छी खासी दोस्ती थी, जिसमें से एक लड़के का नाम है आलोक उर्फ गोलू शर्मा और दूसरे लड़के का नाम है हेमराज उर्फ अजय। इन दोनों से अच्छी खासी दोस्ती थी और उन दोनों का अक्सर उसके कमरे में आना जाना लगा रहता था। वहीं पर जो काजल की सहेली थी देविका, वो भी बताती है कि हाँ, इन दोनों लड़कों का अक्सर आना जाना रहता था काजल के कमरे में। काजल की माँ आरोप लगाती है कि यही दोनों मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया होगा। उसके बाद जो पुलिस की टीम होती है आलोक और हेमराज को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों का जो ठिकाना होता है उस ठिकाने से दोनों गायब हो जाते हैं, दोनों वहां पर होते ही नहीं हैं। उसके बाद पुलिस उन दोनों पर एफआईआर दर्ज करती है और काजल के परिवार वालों को आश्वासन देती है कि आप लोग बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी और बेटा के साथ जिसने भी गलत किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून दिलाएगी। उसके बाद पुलिस की टीम छानबीन में लग जाती है, जहां पर काजल किराए के मकान में रहा करती थी। उस इलाके के जितने भी लोग होते हैं सभी से पूछताछ शुरू कर देती है। जब लोग अपना बयान देते हैं तो शुरुआत में तो पुलिस को यही लगता है कि शायद ये प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन इस मामले का खुलासा नहीं हुआ है, इसीलिए पुलिस बहुत ही ज्यादा छानबीन कर रही है। उस इलाके के एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे में जितने भी रिकॉर्ड है सभी को खंगालने की कोशिश कर रही है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द जो भी आरोपी है पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और जेल के सलाखों के पीछे भेजेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये मामला कोई प्रेम प्रसंग का है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज है? अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।